हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है यह कक्षा 10 के विद्यार्थियों का विज्ञान विषय का पेपर है, जिसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और आपका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का आता है। यहाँ पर हम सभी आपके लिए मॉडल पेपर इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप सभी को ये पता लग सके कि प्री बोर्ड की परीक्षा में आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं बच्चों, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, इसीलिए आपको 3.15 का टाइम दिया गया है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपको हल करनी है एंड प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो हर एक प्रश्न के कितने मार्क्स हैं वो उसके सामने लिखा हुआ है। प्रथम प्रश्न के प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। यहाँ पर हमेशा आपको कोशिश क्या करनी होती है कि जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप उनको लाइन वाइज करो, ताकि जो चेक करता है उसको कन्फ्यूज़न नहीं होती और काफ़ी बढ़िया उसको देखने में भी उसको अच्छा लगता है। तो जैसे शुरुआत में आपके 20 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं उनको आप एकदम लाइन वाइज कर दिया कीजिए। जो आपको नहीं आता उसके लिए आप लोग स्पेस छोड़ दिया करो और फिर बाद में जब अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप लोग फिर उसको पढ़ के कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले जो है पहला आपका MCQ क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा एक प्रतिबिंब बना है, ठीक है, जो कि सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। तो आपको बताना है कि जो वस्तु है उसकी स्थिति क्या है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या फिर दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस क्या होगा। तो एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु, कितनी दूर रखी है वस्तु बच्चों, 0.2 मीटर रखी है, के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, 0 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, या 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, या 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, या फिर 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेंस कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका लेंस है वो होगा आपका अवतल दूरी का लेंस, और जो उसकी दूरी है वो क्या रहेगी, 0.2 मीटर फोकस। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु क्या होता है। यानी कि जो हमारी आंखें हैं यदि वे स्वस्थ हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो हमारी जो आंखें हैं उसका दूर बिंदु हमें बताना है कि वह कितनी दूर तक देख सकती है। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या फिर अनंत पर देख सकती है। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है स्टूडेंट्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है वो, अनंत पर हमारी आंखें जो हैं वो देख सकती हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर हमें आकाश कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, चंद्रमा से देखने पर जो हमारा आकाश है वह हमें दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स, काला दिखाई देता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम, या फिर कूलम। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सी स्पष्ट दर्शन की अपलम दूरी होती है लगभग। अगर कोई इंसान जो मतलब सामान्य दृष्टि से हमें बताना है कि उसकी अपलम दूरी क्या होती है,
तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं वो आप लोग एक बार देख लो, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? सो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है आपका 25 सेंटीमीटर, सी वाला इसमें आपका राइट आंसर है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे उपखंड ख पर। तो यहाँ पर हमारा 8th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? निम्न में से कौन सा युग्म में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, या फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सल्फर धातु, या फिर सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है। इसमें 10 संयोजक आबंध हैं, या फिर 7 संयोजक आबंध हैं, या फिर 8 सहसंयोजक आबंध हैं, या फिर 9 सहसंयोजक आबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताने हैं कि C2H8 में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 सहसंयोजक आबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी। इसका जो जलीय विलयन है स्टूडेंट्स वो होता है आपका अम्लीय। एसीटोन का IUPAC नेम आपको बताना है। क्या होगा एसीटोन का IUPAC नेम? ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉल या फिर आपका प्रोपेनॉल। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स, प्रोपेनॉन होगा इसका IUPAC नेम। एसीटोन का IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेनॉन होगा। सो आप सभी को सारे के सारे जो MCQs हैं उनको ध्यान से देखना है कि MCQs कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं। सो आप लोगों को उसी टाइप के टॉपिक्स को कवर कर लेना है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो भी MCQs मैं करवा रही हूँ आप इन सब को भी लर्न कर लें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग उस आंसर को एक बार क्रॉस चेक अपने आप से भी कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। मार्श गैस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। जो मार्श गैस है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है CH4। ठीक है, CH4 आपका मार्श गैस का रासायनिक सूत्र होता है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, लोहा, कॉपर, सोडियम या फिर कार्बन बन जाती है। क्या बन जाती है ठंडे जल से? तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बन जाती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे उपखंड गा पर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर आपके परिवहन से। सो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किससे संबंधित है बच्चों? यह संबंधित है आपके उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपयुक्त सभी। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका आंसर उपयुक्त सभी होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आपको इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। सो यहाँ पर 15th का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, एंड 14th का है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से एक पादप हार्मोन आपको बताना है कि इन चारों हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जो आपके पादपों यानी कि आपके प्लांट्स में पाया जाता है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकिनिन या फिर आपका एस्ट्रोजन। सो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन्स। ओके, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला आपको देखना है। घास, गेहूं, आम ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्या घास को गेहूं खा लेता है? नहीं। बकरी, गाय, हाथी ये भी हमारा नहीं है। घास, मछली, बकरी या फिर घास, बकरी, मानव। सो यहाँ पर इसका बी वाला राइट आंसर है। घास, बकरी, मानव ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं जयांग, पुमंग, बीजांड या फिर आपका परागणलिका।
सो यहाँ पर जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। वह क्या है आपका पुमंग है। लसिका में नहीं पाए जाते हैं लाल रुधिराणु, लिम्फोसाइट्स आपके या फिर श्वेत रुधिराणु या फिर उत्सर्जी पदार्थ लसिका में नहीं पाए जाते हैं। सो यहाँ पर इसका आंसर है 19th का ए आपके लाल रुधिराणु। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? दैहिक कोशिकाओं का, जनन कोशिकाओं का, न्यूरॉन का या फिर यह सभी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो तंत्रिका तंत्र है स्टूडेंट्स वह बना होता है न्यूरॉन्स का। अब चलते हैं हमारे खंड बा जिसमें हमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स बता पाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें हमें बताना है कि उत्तल दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। सो यहाँ पर आपको एक किरण आरेख खींचकर दर्शाना है। देन एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता, ऐसा किस दशा में संभव है? सो आपको सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उनको लिखना सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, ठीक है। सो एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा बच्चों? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लेंस उसको प्रयुक्त करना पड़ेगा वह लेंस आपका होगा कौन सा? अवतल लेंस होगा, ठीक है। और उसकी जो क्षमता होगी वो -100 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होगी और 10 डायोप्टर होगा उसके अंदर, ठीक है। देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो क्या आएगा? वो आपका √2 आएगा अपवर्तनांक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है? इस बल के लिए आवश्यक सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में इसमें आपका आई एम सॉरी, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी क्रम वाला जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ना, श्रेणी क्रम वाला, उसका आंसर आपका आएगा 74 ओम आना चाहिए और समांतर क्रम वाले में आपका आना चाहिए 8 ओम आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम वाले का कितना आएगा बच्चों? श्रेणी क्रम वाले का आपका आएगा 74 ओम और समांतर क्रम वाले का आपका 8 ओम आएगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकंड तक प्रभावित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने प्रकार गुजरते हैं? सॉरी, यहाँ पर आपका जो प्रकार है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रकार नहीं आना था, यहाँ पर आपका आना था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या आना था यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन आना था। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? आपका इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या रहेगी आपकी? 2.5 × 10⁻20 ये आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी और जो ऊष्मा है वो रहेगी आपकी 4 किलो जूल, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पे। ओम का नियम क्या है? इसके ओम का नियम आपको लिखना है और इसके सत्यापन के लिए जो परिपथ आरेख है उसको आपको बनाना है। देन IUPAC इसके बताने हैं आपको नाम। सो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है IUPAC नेम उसका है आपका मेथेनल है वो, ठीक है। मेथेनल है, HCHO इसका है और एसिटिक जो आपका अम्ल होता है उसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक एसिड, जो होता है आपका CH3COOH। सो यहाँ पर हमने ये दोनों आपको बता दिए हैं। देन नेक्स्ट है आयनिक यौगिक के 2 गुणों का उदाहरण सहित आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो समीकरण है इन समीकरणों को आपको संतुलित करना है। तो एक सेकंड, ये वाला मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आयनिक यौगिक के कोई 2 गुण आपको जो बताने हैं। सो यहाँ पर इसका जो पहला गुण है वो क्या होगा बच्चों की? जो आयनिक यौगिक हैं वो कठोर होते हैं, आयनिक यौगिक जो हैं वो भंगुर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये दूसरा वाला है जिसमें आपको संतुलित करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर आपको O2 से पहले यहाँ पर एक 6 लगाना है, उसके बाद CO2 से पहले यहाँ पर एक 6 लगाना है और H2O से पहले यहाँ पर एक 6 लगाना है, तो यह संतुलित हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला बता देती हूँ जो आपका Na वाला है।
एन ए वाले में सबके आगे आपको 2 लगाना है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। इन 3 जगह पे आपको 2 लगाना है तो ये आपके संतुलित हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक उपयोग आपको बताने हैं, ठीक है। फिर इन पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है, जैसे डिटर्जेंट के उपयोग को उदाहरण द्वारा लिखना है, समजातीय श्रेणी को उदाहरण द्वारा लिखना है, कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति को आपको समझाना है। उसके बाद आपको देखो चॉइस मिलती है, तो जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आता है एग्जाम में आप वही वाला क्वेश्चन करके आएंगे। साबुनीकरण की क्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए आपको समझाना है। मृदु और कठोर साबुन में आपको विभेद भी करने हैं। फिर एक जो अच्छा साबुन होता है उसकी कोई 4 आपको विशेषताएं बतानी है, ये आप लोग लर्न कर सकते हैं, थोड़ा ईजी है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लेंगे। देन फिर भोजन में पाचन में लार जो होती है आपकी, लार का क्या रोल रहता है कि जैसे जो लार होती है वो हमारे खाने को नीचे ढकेलने में हेल्प करती है, और समवर्ती अंगों को आपको बताना है। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित आपको चित्र बनाना है और उसका विवरण भी देना है, या फिर प्रतिवर्ती चाप का भी आप चित्र बना सकते हैं। तो दोनों में से जो क्वेश्चन आपको इजी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन का आपको वर्णन करना है, और पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र आपको बताना है और उसका वर्णन करना है। मेंडल के नियमों की को एक एक उदाहरण सहित आपको मेंडल के नियम भी बताने हैं। सो इस तरीके से हमने आपका विज्ञान का मॉडल पेपर देखा कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके सारे के सारे जो मॉडल पेपर्स हैं प्री बोर्ड के वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग आपको बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। सो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक करना।